हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अपने मई 2025 से ये इंटरमीडिएट की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए नया मटेरियल आया था आईसीएआई की तरफ से। उसमें जो भी एडिशनल क्वेश्चन है जिस चैप्टर में, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके चलेंगे, ताकि आप ये वीडियो देखो और आपके एडिशनल क्वेश्चंस फटाफट से कवर हो जाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला जो आपका सवाल ऐड हुआ था वो हुआ था चैप्टर नंबर एएस 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 37 इन्वेंट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन ऐड हुआ था। तो जरा पढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड सेल करता है फ्लेवर्ड मिल्क, बादाम मिल्क बेचता है जी कस्टमर्स को। सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय अल्फा लिमिटेड, while the leaving the company consumer leave the empty bottle in the shop and the company take possession of these empty bottles. Company has laid down a detailed internal record procedure for accounting of these empty bottles which are sold by the company by calling tender. तो कहता है कि बताओ ये बॉटल कंपनी के लिए स्क्रैप है या इन्वेंट्री है। तो भाई आप लोगों को मैंने एएस 10 एएस 26 में बताया था, इवन जनरली ये भी अप्लाई होता है कि अगर इंड एस पढ़ो तो उसमें भी ये अप्लाई होता है, आईएफआरएस पढ़ो तो भी यही अप्लाई होता है कि जब भी आप कोई खर्चा करते हो और उस खर्चे से रिलेटेड कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको बाद में मिलना होता है, तो आप कहते हो ये मेरी एसेट है। ये डेफिनेशन कहां गिवन है? ये फ्रेमवर्क में जनरल डेफिनेशन गिवन है एसेट की, कि एसेट का मतलब क्या है? रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी टुडे फॉर विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है आपको भविष्य के अंदर मिलना है, वो एक एसेट होकर के चलती है। तो अब जब कंपनी वो बॉटल पे खर्चा कर रही है तो वो कह रही है कि ये क्या है, क्या ये स्क्रैप है या ये मेरी एसेट है। तो बॉटल क्योंकि वो बेच के बेनिफिट जनरेट करेगी तो उसके लिए वो एक एसेट है। तो वो बॉटल की इन्वेंट्री को खा करके चलेगी कि एक एसेट है क्योंकि भविष्य में उसे बेनिफिट मिलना है। अब ये पीपी थोड़ा ना हो जाएगा या ये इंटेंजिबल थोड़ा ना हो जाएगा, तो ये क्या है? उसके लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि ये अपनी ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर उसको बेचा करते हैं। तो ये जो बॉटल की इन्वेंट्री है ये उसके लिए एएस 2 के अंदर इन्वेंट्री मानी जाएगी। ये आईसीएआई का आंसर है, आप इसको पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बाकी हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन ऐड हुआ था एएस 10 के अंदर ऐड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 48। वो कहते हैं स्टार लिमिटेड परचेज करता है मशीनरी फॉर 6,80,000 रुपए, जिसके अंदर जीएसटी कितना है? 40,000, जिसका इनपुट क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 6,40,000 रुपए की कॉस्ट हो गई, क्योंकि 40,000 तो आप माइनस कर दोगे। फिर कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइट फॉर इंस्टॉलेशन 21,200 की आपने साइट बनाई, क्या ये कैपिटलाइज होगा? यस। टोटल लेबर चार्जेस 200 घंटे लगे हैं 500 में से मशीनरी के लिए। तो याद करो जरा, एएस 10 मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक मशीन अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाती, अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या होता है कि जब तक वो उस कंडीशन और लोकेशन तक नहीं पहुंच जाती जैसी मैनेजमेंट उसे चाहती है पहुंचाना ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके, तब तक उस पे होने वाली डायरेक्टली कॉस्ट जो है वो ऐड होती रहेंगी। डायरेक्ट ओवरहेड लगे हैं वो ऐड हो जाएंगे, जनरल ओवरहेड लगे हैं वो ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर मशीन पे डायरेक्टली जो लगा है 200 घंटे लगे हैं रेदर देन 500, तो आप कहोगे 56,500 घंटे के लिए इतना 200 वाला आप मशीन के अंदर घुसा दोगे। तो 56,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, 22,400। फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम हुए हैं 5,000 रुपए के, वो भी आप ऐड कर दोगे। सुपरवाइजर की सैलरी जो है 25% लगी है, तो 26,000 का 25% जो है आप कैपिटलाइज करके चलोगे। 26,000 का 25%, 6500 जो है आप कैपिटलाइज करके चलोगे। टोटल टेक्निकल एक्सपेंसेस 1/10 लगे हैं, तो 34,000 का 1/10 आप 3400 कैपिटलाइज करके चलोगे, क्योंकि यही मशीनरी के लिए लगे हैं। टेस्ट रन कराया, टेस्ट रन कराना जरूरी होता है, तभी तो पता चलेगा कि मशीनरी एज पर इंटेंशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर टेस्ट रन कराया है तो वो भी कैपिटलाइज होगा। कंसल्टेंसी चार्जेस प्लांट सेटअप करने के लिए खुद से थोड़ा ना लगा दोगे प्लांट, तो जो कंसल्टेंसी को चार्जेस पे करे हैं ताकि मशीन आपकी ऐसी बन सके जैसी आपको चाहिए, वो कैपिटलाइज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, उसको बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी और मशीनें भी लगी, उन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज हो जाएगा। मशीन रेडी फॉर यूज हो गई थी 15 जनवरी को और यूज करी गई है 1 फरवरी को। तो ये कौन सी डेट होती है? ये होती है पुट टू यूज की डेट। ये आपके लिए कहां काम आती है? ये आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट में काम आती है। यहां पर इसका कोई रोल नहीं है। यहां पर आपके लिए अकाउंटिंग के लिए आपके पास अवेलेबल फॉर यूज की डेट होती है। तो 15 जनवरी के बाद होने वाले सारे खर्चे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 15 जनवरी से पहले जो भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे वो मशीनरी के अंदर ऐड हो जाएंगे। नंबर 3, 15 जनवरी से डेप्रीसिएशन भी मशीनरी पे लगना शुरू हो जाएगा।
क्या मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 1 फरवरी से लगेगा? ना ना ना, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 15 जनवरी से लगेगा। ठीक, फिर वो कहता है इस डिले की वजह से 8900 रुपीज का हमने खर्चा करना पड़ गया। तो अभी अभी बोला था कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको बताना है मशीन की वैल्यू कितनी आएगी। तो मशीन की वैल्यू आएगी 6,40,000 प्लस 21,200 प्लस 22,400 प्लस 6500 प्लस 5,000 रह गए भाई, 5,000 प्लस 3400 प्लस 18,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000, 7,39,500 की आपकी मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी, 7,39,500 की। फिर अगला क्वेश्चन जो ऐड हुआ है AS 16 के अंदर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34। वो कहता है एक्सपर्ट लिमिटेड इशू करता है 12% सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जून 2001। मनी रेज फ्रॉम दीज डिबेंचर यूटिलाइज हुई है एज अंडर। आपको बताना है कि कितनी जो क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन होगी बोरिंग कॉस्ट का। उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि भाई हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने आइडियल फंड को इन्वेस्ट करा था 5 लाख रुपए पे, जिसपे उन्होंने 50,000 रुपए की इनकम कमाई है, तो ये आप माइनस कर दोगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग नॉट कंप्लीटेड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल टेक अनदर 6 मंथ, तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो गई। मशीनरी इंस्टॉल हुई और रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गई, तो उसने कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिया, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं हुई। फर्नीचर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। ट्रक लिया और चलाना शुरू कर दिया, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। तो यानी कि वर्किंग कैपिटल पे एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट होगी वो कहां जाएगी? P&L के अंदर। इसके ऊपर जो होगी कहां जाएगी? P&L के अंदर। फर्नीचर पे कहां जाएगी? P&L के अंदर। और ट्रक पे कहां जाएगी? P&L के अंदर। अब आपको निकालना है कि कितना ब्याज किस पे लगेगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना है। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे भाई? 1 जून से आपने क्या कहते हैं लोन लिया था, डिबेंचर इशू करे थे, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का। तो यानी कि 100 लाख के ऊपर 12%, 10/12, तो ये विच कम्स आउट टू बी 10 लाख। इसमें से आपने 50,000 0.5 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको ब्याज पड़ा 9.5 लाख रुपए का। अब 9.5 लाख को इसकी रेशियो में बांट दो, तो क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट 9.5 लाख, ये टोटल कितना आएगा? ये टोटल आएगा 100 आएगा ना, तभी तो उसने यूज करा। हाँ जी, टोटल आ गया 100, तो यानी कि 9.5 का 40%, 3.8 यहां चला जाएगा। फिर ये भी क्वालिफाई नहीं है, ये भी क्वालिफाई नहीं है, ये भी क्वालिफाई नहीं है। 9.5 का 30%, 2.85 यहां चला जाएगा। और 9.5 का 15%, 1.425 यहां चला जाएगा। 9.5 का 2%, 0.19 यहां चला जाएगा। और 9.5 का 13%, 1.235 यहां चला जाएगा। टोटल आ जाएगा 0.19 प्लस 1.425 प्लस 2.85, 5.7, ये टोटल आ गया 5.7 और ये टोटल आ गया 3.8। तो 9.5 में से 3.8 आप क्या करोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। 5.7 कहाँ भेज दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भेज दोगे। 3.8 और 5.7। ठीक, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐड हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर। काफी सिंपल क्वेश्चन जो है वो ऐड हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, वो स्क्रीन अटक गई थी। हाँ जी, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ फॉक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। उन्होंने बैलेंस शीट आपको दे रखी है और 2 ही इंफॉर्मेशन दी है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करो, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका खाता बना लो। तो डिविडेंड का खाता बना लो, और डेप्रिसिएशन किसकी इंफॉर्मेशन है? पीपी की, तो उसका भी खाता बना लो। तो यही बना लो जी। लो जी, ये बनाया डिविडेंड का खाता और ये बनाया पीपीई का खाता। डिविडेंड के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बाद में पढ़ेंगे। डिविडेंड के लिए कोई ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है आपको? लायबिलिटी के अंदर दे रखा होगा, नहीं दे रखा, तो ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। उसने सीधा बोला है हमने पेमेंट करी है टू बैंक। कितने की पेमेंट करी है जी? 10,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी डिविडेंड की। पहले खाता बना लो, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बाय P&L 10,000 रुपए। फिर पीपी का बताओ जी, टू बैलेंस पीडी कितना है? ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? 1 और 2, ठीक है, 1,80,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस सीडी 3.5 लाख। फिर उसके बाद उसने एक इंफॉर्मेशन दी आपको डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन कितना रहा है? 40,000।
खत्म, इंफॉर्मेशन का खाता बना लिया, स्टेप नंबर 1 अपना खत्म हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से, तो आपको चाहिए पीबीटी। क्या चाहिए? पीबीटी। तो प्रॉफिट आप तो दे रखा है, हाँ जी ये दे रखा प्रॉफिट, पर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ये क्या होगा? ये होगा पैट। तो इसके अंदर आप टैक्स ऐड कर दोगे तो आपका पीबीटी आ जाएगा। टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। अगर वो बोलता टैक्स पेड इतना है तो मैं फिर इसका भी खाता बनाता, तो फिर मैं इसका भी खाता बनाता ताकि मेरे को पता चलता कि मेरा टैक्स प्रोवाइड फॉर कितना है। बट उसने पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो प्रीवियस ईयर वाला क्या हुआ होगा? पे हुआ होगा। और ये वाला क्या हुआ होगा? ये प्रोवाइड हुआ होगा। तो 8,000 आपका प्रोवाइड हुआ होगा, तो आप इसके अंदर 20,000 में 8,000 ऐड कर दोगे तो आपका पीबीटी कितना आ जाएगा? 28,000 आ जाएगा। और यहां से आप अपना कैश फ्लो बनाना शुरू कर दोगे। सीधा लिखो पीबीटी 28,000, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा लिखो पीबीटी 28,000 रुपए, वहां से शुरू हो जाओ। पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। फिर ये तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट है जो बैलेंस शीट से डाल रखी है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये वाला खाता जो है आप मैच करा दो। 40,000 प्लस 3.5 लाख माइनस 1,80,000, तो 2,10,000 टू बैंक। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट आपके पास आ गया। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। ठीक, आओ जरा। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल टैक्स पेड उसने कितना माइनस करा होगा? जो प्रीवियस ईयर का होगा। कहाँ गया? 5,000 उसने देखो टैक्स पेड का माइनस करा होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा टैक्स पेड 5,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग का एक ही अमाउंट है जो आपने खाते से निकाल लिया। फिर उसके बाद उसने इक्विटी शेयर और बैलेंस शीट की मूवमेंट देखी होगी जो आपको देखनी होती है कि भाई ये शेयर बढ़ गए हैं तो इशू करे होंगे। रिजर्व आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने वर्किंग कैपिटल में ले लिया होगा, इसका आपने खाता बना लिया, छोड़ दो। इसका आपने खाता बना लिया, छोड़ दो। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल, ये तो कैश फ्लो बनाने के ही काम आएगा, तभी पता चलेगा सही बनाया या नहीं बनाया। ये भी कहाँ चला जाएगा? वर्किंग कैपिटल के अंदर चला जाएगा, अदर करंट एसेट। ये रहा अदर करंट एसेट। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चेंजेस हैं वो उसने ले लिए कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 10,000 का डिविडेंड। आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया और आपका कैश फ्लो मैच हो गया। तो दो ही छोटी सी एडजस्टमेंट थी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बस फटाफट से आपके आगे डिस्कस कर दिया। बट स्टिल अगर आप लोगों से मैच ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है पीएनएल बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 89। ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, वो कहता है चांद लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी सितारा लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिनिश गुड्स आपको दे रखे हैं, डिविडेंड इनकम, अदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रॉ मटेरियल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, वेजेस एंड सैलरी, जर्नल एडमिन, रॉयल्टी और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। फिर अदर इन्फॉर्मेशन वो कहता है 1 सितंबर 2001 को एक्वायर करा था और पीएनएल कब का बनाना है? 2004 का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। कितने शेयर एक्वायर करते हैं? 5,100 रुपए वाले, यानी कि 5 लाख की कैपिटल ले रखी है। सितारा लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा 10% फॉर द ईयर 31 मार्च 2003, जो कि एक पोस्ट डिविडेंड है और उन्होंने करेक्टली अकाउंटेड फॉर करा है। तो उसको डिविडेंड कितना मिला होगा? उसको डिविडेंड मिला होगा 50,000 का। कितने का डिविडेंड मिला होगा? 50,000 का डिविडेंड मिला होगा। चांद लिमिटेड ने सोल्ड करे हैं गुड्स 1,75,000, तो ये उसकी सेल्स में आ रहे होंगे। तो पहला तो क्या करोगे? सेल्स में से माइनस कर दोगे 1,75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे? उसकी परचेज में भी आ रहे होंगे तो परचेज से भी माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद जो 70,000 पे 20% है 14,000, ये पूरा भी करके भी देखेंगे, अभी पहले एडजस्टमेंट गो थ्रू करा रहा हूं। 14,000 ये कहां से हटाओगे? ये चेंज इन स्टॉक से हटा दोगे, ठीक। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है सितारा लिमिटेड के इंक्लूड करता है 21,250 पेड टू चांद एज अ ब्रोकरेज फीस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 21,250 हटा दोगे। जर्नल एडमिन एक्सपेंस ऑफ चांद लिमिटेड इंक्लूड 28,000 पेड टू सितारा एज अ कंसल्टेंसी फीस। तो जर्नल एडमिन से 28 हटा दोगे। सितारा ने 5,000 की रॉयल्टी दी है, 5,000, तो 5,000 आप वहां से अदर रॉयल्टी वाले अदर एक्सपेंस से भी हटा दोगे। उसने आपको लिखा है कंसल्टेंसी, रॉयल्टी और ब्रोकरेज को आप मानोगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ये जो अदर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ रहा था ना, ये कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसमें से हटेंगी कॉरस्पॉन्डिंगली। एक तो खर्चों में से हटेंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, जर्नल एडमिन के और रॉयल्टी के, और दूसरी कहां से हटेंगी? यहां से हटेंगी, क्योंकि उसने आपको लिखा है ऑपरेटिंग इनकम है। फिर उसके बाद सितारा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बना करके चलना है, तो एक बार बना ले क्या पीएनएल अकाउंट? हाँ सर बना लो, आओ जी।
फटाफट से बना लेते हैं। कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे कैसे लिखोगे, आप कहोगे कहाँ है उनकी सेल्स, 33,25,000 प्लस 19,07,500, 33,25,000 प्लस 19,07,500, और फिर एलिमिनेशन शुरू करोगे। ये सारे के सारे खर्चे आपके वहां थे, ऑपरेटिंग के थे, और ये ऑपरेटिंग इनकम ही है। तो 21,250 हटा दोगे, 28,000 हटा दोगे, और 5,000 हटा दोगे, तो माइनस 21,250 माइनस 28,000 और माइनस 5,000। फिर उसके बाद 1,75,000 रुपए के सेल भी करी थी, वो भी आप उड़ा दोगे। ये लो जी, हटा दिए, 1,75,000 की सेल भी आपने हटा दी। अब बताओ कितना आ रहा है, 33,25,000 प्लस 19,07,500 माइनस 21,250 माइनस 28,000 माइनस 5,000 माइनस 1,75,000। तो ये आ रहा है 500,3250। कितना आ रहा है जी, ये 500,3250। फिर उसके बाद आप लिखते हो क्या, अदर इनकम। अदर इनकम में आप जोड़ोगे, उसकी अदर इनकम कितनी है जी, यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, कहीं तो होगी, ये रही। डिविडेंड इनकम अदर इनकम में आएगी 1,68 और 43,750, 1,68,000 प्लस 43,750, ये आपने जोड़ दी। ठीक, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 35 और 10,500, ये भी आप जोड़ दोगे, प्लस 35,000 प्लस 10,500, और बताओ ये भी आपने जोड़ दी। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, प्रोडक्शन अलग है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये माइनस हो जाएगा, माइनस 26,250, ये आपने कर दिया ट्रीट, कोई दिक्कत नहीं है। बस और तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, बस एक 50,000 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट रह गया, जो इसको मिला होगा और इसने अपनी अदर इनकम के अंदर दिखा रखा होगा। ये मैंने कैसे निकाला, 5 लाख का 10%, तो 1,68,000 प्लस 43,750 प्लस 35,000 प्लस 10,500 माइनस 26,250 माइनस 50,000, 1,81,000। मेरा कितना आ गया ये, 1,81,000। इसका टोटल लगा लेना, ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। फिर आप क्या लिखते हो, फिर आप लिखते हो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आप लिखते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये रहा, कहाँ गया, ये तो चलो आपकी बैलेंस शीट की आइटम है, इसको तो इग्नोर कर दो। ये चेंज इन स्टॉक है, डिविडेंड इनकम आपने ट्रीट कर ली, अदर नॉन ऑपरेटिंग आपने ट्रीट कर ली, रॉ मटेरियल कंज्यूम 13,93 और 4,72,500, 13,93,000 प्लस 4,72,500 प्लस और भी क्या है कुछ, ये रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अदर में जाएगा, प्रोडक्शन एक्सपेंस 3,15,000 प्लस 1,40,000, 1,40,000, ये भी आपने ऐड कर दिए। उसके बाद बस और तो कुछ भी नहीं है रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर, बस उसने मटेरियल परचेज करा था वो अब आपको हटाना है, माइनस 1,75,000, तो 13,93,000 प्लस 4,72,500 प्लस 3,15,000 प्लस 1,40,000 माइनस 1,75,000, 21,45,500, 21,45,500। फिर परचेज की कोई आइटम है नहीं, सीधा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, चांद और इसका 4,20 और 3,1, 4,20,000 प्लस 3,01,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,57,500, 3,76,250 माइनस 8,57,500 प्लस 3,76,250,
इसमें बस आपको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 70,000 का 20% वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो जुड़ा होगा। बस अब आपको अमाउंट निकालना है, तो ये आ जाएगा 857,500 प्लस 376,250 माइनस 14,000, 4,20,000 प्लस 3,01,000, 498,750, 498,750। तो ये आ गया मेरा चेंज इन स्टॉक। तो मैंने रॉ मटेरियल ये भी ट्रीट कर लिए, ये दोनों भी मैंने ट्रीट कर लिए, ये भी मैंने ट्रीट कर लिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अदर में जाएगा, प्रोडक्शन मैंने ट्रीट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, 13,30,000 प्लस 2,45,000, एम्प्लॉय बेनिफिट 13,30,000 प्लस 2,45,000, 15,75,000। फिर उसके बाद ये अदर में जाएगा, रॉयल्टी आपकी 5,000, भाई ये पूरी अमाउंट यही है ना, हाँ तो ये तो आएगी नहीं कहीं पे क्योंकि ये एलिमिनेट हो गई। डेप्रीसिएशन आ जाएगा 31,500 प्लस 14,000, 45,500 का डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 31,500 और 14,000, 45,500। ये चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, 17,500 प्लस 5,150, 22,750, फाइनेंस कॉस्ट 22,750, 22,750। कौन से दो अमाउंट है, 17,500 और 5250। ठीक, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रह गए बस अदर एक्सपेंस वाले। अदर में दो ही हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जर्नल एडमिन। अदर एक्सपेंस 3,32,500 प्लस 1,57,500, ये हो गया सेलिंग जोड़ दिया। फिर जनरल एडमिन जोड़ दिया 2,80 प्लस 1,22,500, ये मैंने जनरल एडमिन जोड़ दिया। फिर इन दोनों में से ये माइनस होगा, 21,250 और 28,000, माइनस 21,250 माइनस 28,000, तो मेरा आ रहा है 843,250, 843,250। ठीक, बस आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। इसका टोटल करके आप पीबीटी तो निकाल ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो ये कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन था, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट ओवर ऐड हुआ था आपका उसके अंदर, अमलगमेशन में। एक बायबैक में भी ऐड हुआ है बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है, वो बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया तो मैं उसको टेकअप नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 2001 एज फॉलोज। शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, डिबेंचर, लोन, ट्रेड पेबल, जर्नलिज्म, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, टीआर, बैंक, पेटेंट और शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है जी, वो कहता है वाई लिमिटेड एग्री टू अब्सॉर्ब एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। वाई लिमिटेड टेक ओवर ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड पेटेंट। तो मैंने आपको कहा था कि भाई जोन सी भी वो एसेट नहीं लेके जा रहा, आप उसका क्या बनाओगे, आप उसका लेजर बना लेना रियलाइजेशन में ले जाने से पहले। वो कहता है कि एसेट को कैसे लेके जा रहा है, एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। गुडविल को वैल्यू करना है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट इज 8% ऑफ द कंबाइंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जर्नलिज्म। ट्रेड पेबल को भी लेके जा रहा है बुक वैल्यू पे। पीसी को कहता है 3 लाख कैश में देगा, बाकी सब शेयर में देगा। एवरेज प्रॉफिट है 62,200 के, लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ है 8,000 का। वाई लिमिटेड ने पहले 31 मार्च 2001 में गुड्स बेचे थे कॉस्टिंग 60,000 टू एक्स लिमिटेड फॉर 80,000, तो 20,000 का प्रॉफिट कमाया था ऑन कॉस्ट। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 ऑन सेलिंग प्राइस हो गया 25%। तो 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द इन्वेंटरी ऑफ 31 मार्च 2001। ट्रेड पेबल इंक्लूड करता है 20,000 स्टिल ड्यू टू वाई लिमिटेड। तो यानी कि 50,000 पे अभी भी 12,500 का प्रॉफिट जो है इंक्लूड होगा इन्वेंटरी में, तो वो टेकन ओवर के टाइम एडजस्ट हो जाएगा। किसने बेचा था, वाई लिमिटेड ने बेचा था।
अच्छा, तो प्रॉफिट एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ने ही कमा रखा और उसकी इन्वेंट्री एक्स लिमिटेड के पास पड़ी होगी, तो 12,500 रुपये आप एडजस्ट कर दोगे जब आप एसेट टेकन ओवर की एंट्री डालोगे, बट पीसी के टाइम नहीं करोगे। तो चलो जी, अब आपको बुक्स क्लोज करनी है तो आप क्या करोगे, इसको डाल दोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। 10% डिबेंचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो लेजर बना देना, और उसने कोई और इंफॉर्मेशन भी नहीं दी तो बैंक से पे करवा देना। लोन को उसने कहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो लेजर बनेगा और बैंक से पे हो जाएगा। ट्रेड पेबल टेकन ओवर कर दिया तो रियलाइजेशन में चला जाएगा। जर्नल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, टेकन ओवर है रियलाइजेशन में चला जाएगा। मशीनरी टेकन ओवर है रियलाइजेशन। इन्वेंट्री टेकन ओवर है रियलाइजेशन। ट्रेड रिसीवेबल टेकन ओवर है रियलाइजेशन। बैंक का आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तभी बैंक के ट्रांजैक्शन के बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। पेटेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो लेजर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा ना मानोगे कि पेटेंट बिक गए होंगे, कंपनी बंद हो रही है, उसके पेटेंट कौन लेगा, तो आपको इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो कहां चला जाएगा, ये रियलाइजेशन के अंदर चला जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंस कहां चले जाएंगे, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पास चले जाएंगे। ठीक, आओ जरा एक बार देख लेते हैं। तो बिल्डिंग उन्होंने एज इट इज डाल दी 170, ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात हो रही है। मशीनरी 320, इन्वेंट्री 110, ये सारी बुक वैल्यू पे डाल दी। ट्रेड रिसीवेबल डाल दिया, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल भी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस डाला 68 का, और 3 लाख रुपए उसको मिलने थे, उसकी एंट्री डाली जो पीसी से मिलने थे। रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर करे 8,000, वो डाले। डिबेंचर की पेमेंट करी और लोन की पेमेंट करी, कितनी, 280 की पेमेंट करी, तो 2,80,000 रुपए की पेमेंट करी लोन के अंदर। फिर जो बैलेंस बच गया, बैलेंसिंग फिगर, वो कहाँ डाल दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। 10% डिबेंचर बनाने, लेजर बनाया और पेमेंट कर दी, लोन लेजर बनाया और पेमेंट कर दी। शेयर इशू एक्सपेंस ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इक्विटी शेयर होल्डर में डाल सकते हो। जर्नल रिजर्व भी आप सीधा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर डाल सकते हो। ये रहा शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर कैपिटल डाल दी, जर्नल रिजर्व डाल दिए, और ये डाल दिए शेयर इशू एक्सपेंसेस 17,000 रुपए के। फिर उसके बाद जो पेमेंट 80,000 रुपए की बैंक से करवाई वो भी यहां डाल दी। आ जाते हैं जरा पीसी पे। भाई गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालोगे 8% निकालना है, कंबाइन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितना है, 40,000, तो 4,40,000 का 8% होता है 35,200। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 35,200। एवरेज कितना है, 62,200। तो सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, 27,000। आपको लेना है 4 ईयर परचेज, तो 1,08,000 रुपए की क्या हो गई आपकी, गुडविल हो गई। उसने कहा था वो सभी एसेट्स को 10% लेस पे ले रहा है। जरा जोड़ते हैं, एसेट का टोटल कितना है, बिल्डिंग जोड़ी 1,70,000, प्लस मशीनरी जोड़ी 3,20,000, प्लस इन्वेंट्री जोड़ी 1,10,000, प्लस ट्रेड रिसीवेबल जोड़े 1,30,000, लेस 10% कर दिया, तो 6,57,000 रुपए की उसने एसेट ली है। 6,57,000 रुपए की एसेट। ध्यान देना, मैंने यहाँ इन्वेंट्री एडजस्ट नहीं करी, क्योंकि अभी तो आप पीसी की बात कर रहे हो, पीसी के टाइम पे थोड़ा ना उसको काट दोगे, ठीक है, जब टेकन ओवर कर दोगे तो एडजस्ट करते हो। फिर उसके बाद लाइबिलिटी जो टेकन ओवर करी है, डिवेंचर लिए नहीं, लोन लिए नहीं, सिर्फ ट्रेड पेपर लिए हैं, -1,60,000। तो 1,08,000 प्लस 6,57,000 -1,60,000 आता है टोटल 6,05,000। तो 3,00,000 इसमें से कैश दे दिया, बाकी 3,05,000 उसने क्या दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए। तो वो भी आप पीसी के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, 3,05,000 इक्विटी शेयर दे दिए, और 3,00,000 का कैश आप यहां से ले आए, जो 80,000 के रूप में बैलेंसिंग पेमेंट करके आ रहा है। ठीक, और पीसी को ड्यू करा दोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट में भी 6,05,000 रुपए से। फिर उसके बाद पेटेंट राइट ऑफ जो करा, ये रहा पेटेंट अकाउंट बनाया। अच्छा, पेटेंट अकाउंट इन्होंने बनाया नहीं शायद, हाँ, तो आप बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पेटेंट राइट ऑफ करा 65,000 रुपए से, और जो बैंक का एक्सपेंस पे करा उसकी एंट्री हो गई, तो लॉस आ गया 38,000 रुपए का, वो इन्होंने यहाँ डाल दिया 38,000 रुपए का लॉस। और आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो गया टैली। हाँ, हमने सारी चीजें टिक कर ली, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा आपका टैली बिना किसी दिक्कत के। ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि क्या कहते हैं, क्या चीज कितने की आएगी,
तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। बस इन्वेंट्री के लिए देखो, उन्होंने प्रॉफिट माइनस कर रखा है आफ्टर टेकन ओवर। ठीक, अच्छा एक बार ये 7500 की कैलकुलेशन पे भी बात कर लेते हैं। तो देखो ये है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट कितना कमा रखा है? वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट कमा रखा है 12,500 रुपए का। ठीक है, ये है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या दिखा रखा है? अदर से खरीद रखी है 60,000 और एक्स लिमिटेड से खरीद रखी है 50,000। इस 50,000 के अंदर क्या शामिल है? 12,500 रुपए शामिल है। जब एक्स लिमिटेड ये इन्वेंट्री लेकर आ रहा था तो उसने कहा कि अदर वाली में से तो 6,000 छोड़ दो, तो 54,000 रह गए। 50,000 वाली में से 5,000 छोड़ दो, तो कितने रह गए? 45,000 रह गए। टोटल कितने लेकर आओ? 99,000। यही अमाउंट आपने अपनी पीसी निकालने के लिए कंसीडर करा है, जो 6,05,000 है। अब जब ये 5,000 माइनस हुए, वो कहते हैं कि इसके अंदर 12,500 का प्रॉफिट ऑलरेडी था, तो उसने अपने प्रॉफिट के माइनस करे होंगे। तो यहां पर आते आते प्रॉफिट कितना रह गया? प्रॉफिट रह गया 7500 का। तो उसने अपने 7500 यहां से भी माइनस कर दिए और P&L से भी माइनस कर दिए, क्योंकि द मोमेंट आपने कहा कि 50,000 मैंने ऑलरेडी कम करवा दिए पेमेंट करते वक्त, तो इस 12,500 में से ये 5,000 ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाता है। तो उसने अनरियलाइज 7500 रुपए माइनस कर दिए। एंट्री क्या करी? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। P&L अकाउंट टू इन्वेंट्री 75। ठीक, चलो जी, बस इतने ही क्वेश्चन एडेड हुए हैं। बायबैक वाला जो क्वेश्चन है वो इतना रेलेवेंट नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, आपके फटाफट एडिशनल क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। खुद से प्रैक्टिस करना। किसी भी क्वेश्चन को लगे कि नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करना। वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड लक, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।